नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और आज हम शुरू कर रहे हैं आदिकाल। और आदिकाल का जो नामकरण है वो किन किन लोगों द्वारा किया गया, इसी से हम शुरू करते हैं आदिकाल। तो चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रीशम ने, और प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था आदिकाल को, और बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल ये कहा है राहुल साकरतेन ने। पंडित राहुल साकरतेन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। और इन्होंने जो आदिकाल की शुरुआत की थी वो संधि काल से की थी। तो वीर काल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने वीर काल कहा है। और आधार काल सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे ने। और संधि काल व चारण काल आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो चारण काल ग्रीशम ने भी कहा था, जिनका पूरा नाम सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीशम था। तो यहाँ से जो है आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों द्वारा कहा गया था, और आदिकाल में हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है। तो अपभ्रंश साहित्य से, हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से हिंदी का आविर्भाव माना जाता है। और जो शुरुआती साहित्य है वही आदिकाल है। तो आदिकाल का जो विकास है प्राकृत की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव
तो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी उस अपभ्रंश की, वहीं से हिंदी का आविर्भाव माना जाता है और उसी साहित्य को आदिकाल के नाम से कहा गया है। यानी कि आदिकाल की जो समय सीमा है संमत 1050 से लेकर के 1375 तक मानी जाती है, अर्थात राजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के कुछ समय पहले तक का जो साहित्य है वो आदिकाल की सीमा के अंतर्गत आता है। तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी अपभ्रंश शब्द आया कहाँ से है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, यानी कि जो उस समय की जो देसी भाषा थी वही अपभ्रंश थी जिसमें साहित्य लिखा जा रहा था। तो इसका जो उल्लेख है सबसे पहले वो धारसेन द्वितीय, और ये कौन थे? बलवी के राजा। इनके शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है। अपभ्रंश शब्द, और इनके जो पिता थे गोहसेन, संमत 650 से पहले धारसेन द्वितीय के गोहसेन, यानी इनका समय था संमत 650 ईस्वी से पहले। पहले को धारसेन ने 3 भाषाओं का कवि कहा था अपने पिता को। कवि कहा है, और इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, यानी कि 3 भाषाओं के कवि थे ये धारसेन द्वितीय ने। इनका उल्लेख किया था, और ये जो है अपभ्रंश शब्द इसको अवट या देसी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। उस समय की जो भाषा थी वो हिंदी की शुरुआती अपभ्रंश से मानी जाती है। अगर आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो उसमें इन भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। सबसे जो प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत में भी प्राचीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, और संस्कृत से जो विकास हुआ था वो पाली में हुआ था, और पाली के बाद प्राकृत आया था, और प्राकृत में जो जैन साहित्य जो लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जो महावीर प्रसाद हुए, महावीर जैनाचार्य, और जो पाली थी उससे पहले उस भाषा में जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे
वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य सारा का सारा पाली भाषा में है। तो सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से नीचे पाली थी, पाली के नीचे प्राकृत, और प्राकृत के नीचे अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत होती है, जिसको आदिकाल कहा जा रहा है। तो हिंदी की जो शुरुआत है वो अपभ्रंश साहित्य से हो रही है हिंदी में। और अपभ्रंश साहित्य जो है आदिकाल का जो समय है वो संवत 1050 से लेकर के 1375 तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय है वही इसकी समय सीमा का मान्य समय माना जाता है। तो अपभ्रंश साहित्य को हम देखते हैं। ये आदिकाल का नामकरण किन किन लोगों ने, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते कि आदिकाल को किसने वीर गाथा काल कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको आदिकाल को आदिकाल कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको सिद्ध सामंत साल किसने कहा है आदिकाल को, तो पंडित राहुल साकृत ने। चारण काल किसने कहा है, तो ग्रेशन ने कहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इन शब्दों पे। अब शुरुआत होती है आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य की। हालांकि अपभ्रंश आपको पता लगेगा अपभ्रंश आया कहाँ से है, इसका उल्लेख कहाँ है, तो ये घासन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि थे स्वयंभू, उनको ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो स्वयंभू का जो समय था वो 8वीं सदी। इनका जो एक्चुअल टाइम था वो था 783 ईस्वी माना है। स्वयंभू का समय 8वीं सदी, यानी एक्चुअल जो समय था वो 783 ईस्वी माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और स्वयंभू के जो 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू के 3 ग्रंथ, इनका जो प्रथम ग्रंथ है वो था पौंचर्यु। और ये ग्रंथ अपूर्ण था, अधूरा था, तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन इसे पूरा किया। और इस ग्रंथ में राम का चरित्र विस्तार से मिलता है। राम के चरित्र की चर्चा विस्तार से है।
विस्तार से है। और इनका जो दूसरा ग्रंथ था वो था ऋट्ठरेम चरियो। दूसरा ग्रंथ था ये ऋट्ठरेम चरियो। और इनका जो तीसरा ग्रंथ था वो था स्वयंभू छंद। इनके 3 ग्रंथ थे और इनको एक उपाधि दी जाती है स्वयंभू को उपाधि। आयुमान मेरु, काव्य रत्नाकर, आयुमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। और ये उपाधि दी किसने थी इनको? स्वयंभू को। तो ये उपाधि दी थी पुष्पदंत ने। इनका आगे देखेंगे पुष्पदंत जी को। और आगे स्वयंभू में इतना ही है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को, ये कवि थे, पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना था। जबकि राहुल साकर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था? स्वयंभू को। और ये शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आचार्य थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश का प्रथम कवि। पुष्पदंत को माना। और पुष्पदंत का जो समय था वो 9वीं सदी था, 9वीं शताब्दी। पुष्पदंत का समय 9वीं शताब्दी था। और पुष्पदंत की जो रचनाएं थी पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। भवभूति एक संस्कृत के विद्वान थे जिन्होंने उत्तर रामचरितम और दूसरी थी इनकी मालती माधव और महावीर चरितम की रचना की थी संस्कृत में। बहुत प्रकांड विद्वान थे भवभूति। तो इनको हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और पुष्पदंत की जो रचनाएं वो 3 थी रचनाएं। इनकी जो पहली कृति थी वो 63 महापुरुष गुणालंकार।
63 महापुरुष गुणालंकार। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन की चर्चा है। जीवन चरित्र है। ये इनकी पहली रचना थी 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र की चर्चा है। और दूसरी रचना थी इनकी रण कुमार चरियो। ये पहली थी इनकी। रण कुमार चरियो और तीसरी थी जसहर चरियो। तो 3 रचनाओं का वर्णन पुष्पदत्त जी ने किया था। पहली रचना थी 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र की चर्चा है। और दूसरा था रण कुमार चरियो और तीसरा था जसहर चरियो। ये पुष्पदंत की रचना थी और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। भवभूति एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने उत्तर रामचरितम, मालती माधव वगैरह इन्होंने लिखे थे। तो इनको हिंदी का भवभूति कहा जाता है। आगे देखिए, अपभ्रंश के तीसरे जो कवि थे वो थे धनपाल। स्वयंभू पहले हो गए, पुष्पदत्त दूसरे हो गए, तीसरे थे धनपाल। इन्होंने रचना लिखी थी भविष्यत कहा। धनपाल की जिस रचना का नाम था भविष्यत कहा, वो ये 10वीं सदी में की थी। 10वीं सदी के कवि थे। धनपाल की एक ही रचना है भविष्यत कहा, 10वीं सदी में ही लिखी थी। लेकिन धनपाल को एक उपाधि दी जाती थी। इनको सरस्वती की उपाधि दी थी धनपाल को। सरस्वती की उपाधि दी थी और ये उपाधि दी थी वाक्यपति मुंज ने। वाक्यपति मुंज सरस्वती की उपाधि दी जाती थी धनपाल जी को, और ये वाक्यपति राज मुंज ने इनको दी थी। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। जिन्होंने नहीं लिया ले लीजिए। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, तो आपने ले लिया होगा उम्मीद है स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की क्लास आपको मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद भोला सिंह। कल हमने क्लास अपलोड की थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। जिन्होंने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। अगर इसको सीरीज में देखते चलेंगे तो आगे का समझ में आता चलेगा।
अगले कवि थे जिनदत्त सूरी। ये अपभ्रंश जितने भी लिखा है सब अपभ्रंश के कवि थे ये। अगले जो कवि थे वो थे जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी। और इन्होंने उपदेश रसायन रास की रचना की थी। उपदेश रसायन रास, ये इनकी रचना थी। और ये 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। और उपदेश रसायन को रास काव्य परंपरा का, इसको उपदेश रसायन रास को, उपदेश रसायन रास को रास काव्य परंपरा का जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है।